नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। मैडम वंदना मैडम नमस्कार। कमल सिलाके जी, मनीषा जी, सविता जी, पवन जी, विनीता जी, प्रीति साहू जी, अश्विनी जी, कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम बता दीजिए, प्रारंभ करते हैं। 78 रिवाइज कर लीजिए। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा चल रहा था ना जी जी 78 सूत्र पढ़ना है जी। ऑन ब्लूटूथ मोड। अगर आप में से जी मोनिका जी भी आ गई हैं, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ और आप चाहे तो स्क्रीन शेयर भी कर सकती है मैम। आप होस्ट जी आप होस्ट है, आप चाहे तो स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। 78 मैं सूत्र खोल रहा हूँ। तो मैं भी अरेंज करती हूँ। 78 ठीक है। जी 78 ये जहां तक मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 178 नंबर सूत्र यही पढ़ना है जी मैडम। अनुपाने पियोजे, ज्वर में अनुपान जी जी जी। अनुपाने अपि योजयेत तानि क्वथित सितम च वारी मध्यम च सात्म्यतः। अनुपान में इन शाकों को पीने के योग्य पतला बनाकर दें और उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी तथा मध्य को सात्म्य के अनुसार देना चाहिए। यदि किसी के पास टीका हो तो पढ़ सकते हैं जी मैम। हम लोग अनुपाने अपि योजयेत तानि क्वथित शीतम च वारी मध्यम च सात्म्यतः। जो इससे पहले जो बताए गए हैं शाकों को पीनो योग पतला बना के दें और उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी तथा मध्य को सात्म्य के अनुसार देने का इसमें उल्लेख है जी। इस पर चर्चा कर सकते हैं और स्क्रीन करके शेयर कर सकते हैं। मोनिका जी अब पोस्ट है जी। मैम टीका है क्या किसी के पास? मेरे पास टीका नहीं है। नहीं, टीका उनके पास ही है केवल। अंजना मैम के पास ही आए थे। कोई बात नहीं, अभी हम लोग श्लोक और उनका अर्थ पढ़ते हैं मैडम। कम से कम ये आगे चलेंगे, जैसे ये संदर्भ भी थोड़े थोड़े देखते चलेंगे बीच में। जी मैम। और कल हम लोग टीका में से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संहिता पठन चालू रहेगा जिससे। जी मैम। मैम इसको कंप्लीट, ये सर ने कंप्लीट कर दिया ये तो ना? जी जी मैम। इस पे कुछ और डेलिब्रेशंस करना है क्या मैम अनुपान के में प्रयोग के लिए? नहीं तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट पढ़े मैं? वरना मैम पढ़ेंगे आप क्या नेक्स्ट? हाँ मैम, आप जरा पढ़िए 1 सेकंड। जी मैम, जी मैम। स्वज्वरम ज्वर मुक्तम वा दिनांके भोजियेत लघु श्लेष्म क्ष विवृद्धोष्मा बलवान नलहस्तता। भोजन का उचित समय। ज्वर रोगी को अथवा जिसे ज्वर ने छोड़ दिया है तथापि जो अभी चिकित्सक की देखरेख में है उसे दिनांत अपराह्न काल में लघु सुपाच्य भोजन देना चाहिए। इस समय कफ के क्षीण हो जाने के कारण जठराग्नि की शक्ति बढ़ी रहती है। वक्तव्य: यदि रोगी सुबह से उस समय तक कुछ खाने को मांगता है तो उसे अनार, मौसमी आदि का रस और चावल का मांड आदि पदार्थ देने चाहिए। तो इसमें ये बताया मैम कि अगर जब ज्वर जाने वाला होता है तो उस टाइम पे जो पेशेंट होता है उसकी जठराग्नि कफ के क्षीण होने के कारण बढ़ी रहती है, क्योंकि वो दिनांत होता है तो वो उस समय पे लघु और सुपाच्य भोजन दिया जा सकता है। और सुबह के समय अगर सुबह से उस समय तक अगर कुछ खाने को मांगता है तो उसमें कुछ हम फलों का रस और चावल के मांड आदि पदार्थ दिए जा सकते हैं। जी, इस पे कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हैं। इस पे डिस्कशन हो चुका है मैडम। मैं थोड़ा सा वो पढ़ देती हूँ कि जो इन्होंने अभी जो बताया था ना कि अनुपान में प्रयोग, जी तो उन्होंने जैसे यहाँ बताया था, तो इसका जो एक रेफरेंस दिया है चरक सूत्र स्थान 27 का 325 और 26 ये श्लोक, इस रेफरेंस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। बताया है कि अनुपान सेवन से लाभ क्या है। उन्होंने बताया कि अनुपान से तृप्ति होती है और यह शारीरिक धातुओं को पूर्ण करता है। जो हम खाते हैं पदार्थ, उनको खाए हुए पदार्थों को आमाशय से अधोभाग में सुख पूर्वक ले जाता है और खाए हुए अन्न के सहंत भाव को टुकड़े टुकड़े कर देता है। खाए हुए अन्न में कोमलता लाता है, उसे गीला करता है, आहार को पचाता है। यदि कोई आहार द्रव्य पचने में गुरु होता है तो उसे शीघ्रता से सुख पूर्वक पचने योग्य बनाता है और उस आहार को शरीर के सभी भागों में शीघ्र फैलने योग्य कर देता है। तो जैसे अलग अलग अनुपान देते हैं तो अलग अलग पदार्थों को ठीक से पचाकर उसे नीचे तक ले जाने के लिए वो ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए, ये जो है वो रीजन होता है अनुपान। विशेष रूप से जो अनुपान बोला जाता है कि ये है। और अनुपान उचित रूप में सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र तृप्त कर देता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, पोषण हो जाता है, धातुओं को आराम से पोषण मिल जाता है, तो इसीलिए मनुष्य को शीघ्र तृप्ति होती है। और ये आयु के लिए बल वृद्धि या बल संरक्षण के लिए आहार को सुखपूर्वक पचाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत ही बाद भोजन का उचित समय बता दिया। और इस प्रकार से हम लोगों को जो आपने अभी बताया था कि ज्वर की जो रोगी है उसको फीवर जा चुका है और चिकित्सक को समझ जाना चाहिए कि अब उसकी अग्नि कितनी है, कितनी अग्नि है, उसी के अनुसार उसका और उसकी प्रकृति क्या है वो भी देखते हुए उसका सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए। मतलब हम लोग डिसाइड करें मंड देना है या विलेपी देना है या यूष देना है, तो कृत देना है या अकृत देना है, क्योंकि इस समय कफ के क्षीण हो जाने के कारण जठराग्नि की शक्ति बढ़ती है। और यदि रोगी सुबह से कुछ खाने को मांगता है तो फिर उसको ये जो सुपाच्य हैं जो तुरंत ही एनर्जी देने वाले हैं और सभी उनमें शाम में है, जैसे अनार है, मौसमी आपने बताया, उसका रस और चावल का मंड। तो चावल का मंड दें या यूष दें, वो प्रकृति अनुसार हम लोग उसको जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमको पेशेंट को क्या देखना है। और उसका बलाबल, पेशेंट का प्रकृति और अग्नि, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए हमको उसकी भोजन व्यवस्था करनी चाहिए। यूजुअली अभी जो हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं अस्पतालों वगैरह में, तो ज्वर मुक्ति के बाद उन लोग का कुछ ऐसा विशेष डाइट नहीं होता है। वो लोग चाय बिस्कुट दे दो या टोस्ट दे दो या ऐसे करते हैं, तो उससे जो है व्यापद ही होता है अंत में। और अगर हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक डाइट को फॉलो करते हैं तो हम मेडिसिन की भी प्रयोग की उल्लंघन से ही मतलब काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। और अगर औषध भी है तो अच्छे अनुपान से देने के बाद ज्वर मुक्ति जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र होती है। जी, मोनिका मैम।
जी मैम। मैम अंजना मैम है क्या? अगर वो कुछ बताना चाहें इसमें, या कोई और, पूजा रच मैम या आकांक्षा मैम कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर तो, क्योंकि आकांक्षा अनुपान तो हम मैम सब, अगर आ सकते हैं तो ज्वाइन करिए प्लीज। अनुपान का तो मैम हम लोग देखते हैं कि हम लोग रोग के अनुसार, दोष के अनुसार ना, हम अनुपान को चेंज भी करते हैं, ताकि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसकी पोटेंसी बढ़े, उस और उसका एसिमिलेशन अच्छे से हो बॉडी के अंदर। तो वो अनुपान का काफी अच्छा बताया गया। एक पूरा अध्याय तो अनुपानीय अध्याय भी है ना मैम? जी हम लोग उसको फिर डिटेल बाद में पढ़ लेंगे। जी मैम, बिल्कुल और मैम। ये जो टीका है इसकी जैसे हम लोग 3 या 4 श्लोक अभी लेते हैं, 6 श्लोक लेते हैं, जी तो वन जी बाय मैम। वन टीका जो है वो अरविंद पाठक वैद्य जी के जब वो लेकर आएंगे तो उसमें से हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो जी। संस्कृत का जो अर्थ बताते जाएंगे उसका एक एक का। अभी हाँ जिससे हाँ। निर्बाध चले बिना बाधा के, तो हम लोग उसको श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ लेते हैं, और जो भी कोई कुछ बोलना चाहेगा वो बोल लेगा। जी मैम। जी मैम। अगला श्लोक कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मीनल मैम पढ़िए। 80। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। मैम ये सज्वर 80 वाला ना? 80। जी मैम 80 उचित है। यथोचित अथवा काले देश साधना अनुरोधतः भोजन के काल विचार, अथवा जिसके लिए जो भोजन का काल। मैम 79 हो गया था। 80 पढ़ना है मैडम, भोजन के काल विचार। इसके बाद था मैम भोजन के काल विचार, अथवा जिसके लिए जो भोजन का काल उचित हो, उस समय ज्वर वाले तथा ज्वर मुक्त रोगी को भोजन कराना चाहिए। उचित का अर्थ है सात्म या अनुकूल, क्योंकि जिसके, मैंने इसके आगे का दिखाना। लीजिए मैम। जिसके भोजन का जो समय होता है, जिसके भोजन का जो समय होता है उसे उस समय भूख लग जाती है, भोजन कराते समय देश अथवा सात्म का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। मैंने उसके फीवर के बाद में जो उन्होंने भोजन का समय बताया है उसके लिए कि स्पेसिफिक टाइम जो होता है, रूटीन लोगों का, कुछ लोगों का नाश्ता नहीं करना है और उसके नेक्स्ट भी वो लंच और वो करते हैं, उसके अनुसार उनकी जठराग्नि को भी वही थोड़ा सा हैबिट हो जाती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश और क्या काल है, कौन सी ऋतु है और साथ में क्या है उसका, उसके अनुसार हमें उसे भोजन का समय डिसाइड करते हुए और उसको सुपाच्य भोजन है वो कराना चाहिए आफ्टर फीवर। इसमें जी मैम। जी तो उन्होंने यही बताया कि जो जो भी आहार या अनुपान हम जो भी लें, वो जहाँ जिस देश में जो भी उपदेश किया गया है वो वहां पर उसको यथोचित लेने से शीघ्र जो है वो पाचन होता है, और रोगी भी जो है, रोगी या व्यक्ति जो भी है जो स्वस्थ है वो भी, और जो स्वास्थ्य के लिए प्रयोजन कर रहे हैं वो भी, वो लोग जो है अपने देश और उसके अनुसार भोजन कर लें, और जो उसको साथ में हो अ, उसके अनुसार उसको डिसाइड करके डाइट को जो वैद्य हैं उनके लिए विचार करें। जी आगे का पढ़े। प्राग अल्प वह अग्नि भुज्जा नानो ना थर्ड जीर्णे पीड़ियते, मंदाग्नि वाले के लिए भोजन व्यवस्था, जिसकी जठराग्नि तीव्र ना हो उसे जिस समय पहले दिन का भोजन दिया गया हो उसी समय दूसरे दिन का भोजन देना चाहिए। ऐसा करने से उसे अजीर्ण नहीं हो पाता। वक्तव्य श्लोक 79 में दिनांत के समय भोजन व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। फिर श्लोक 80 में यथोचित काल में भोजन देने का कहा है। इसके बाद पुनः मंदाग्नि वाले रोगी को भोजन व्यवस्था दिनांतर में ही की गई है। ये सब विचार विकल्प कुशल चिकित्सक पर निर्भर करते हैं। आचार्य सुश्रुत का आदेश है, गरितो हिमसनियात याध्या हितम यत् अस्मिया। रुचि धर्वते अन्न काले भुज्यान क्रियते विद्यते अथवा। यस मैम।
इसमें मंदाग्नि के लिए भोजन वालों के लिए लिखा जिनकी जठराग्नि तीव्र ना हो, उसे जिस समय पहले दिन भोजन दिया गया है उसी समय दूसरे दिन भोजन देना चाहिए। ऐसा करने से अजीर्ण नहीं होगा। जी जिसका समय अगर फिक्स होगा तो मतलब उसको डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा। ये नहीं कि आप एक दिन जल्दी भोजन दे अगले दिन जल्दी भोजन दे उसकी जठराग्नि उतना देखते हैं और वो जो मंदाग्नि वाला पेशेंट उस भोजन को पचा ही नहीं पाए तो उसको फिर अजीर्ण के लक्षण पैदा हों। इसलिए मंदाग्नि वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी स्पेसिफिक टाइम जो है उसमें उनको भोजन दे जिससे कि उनकी जठराग्नि प्रॉपरली वर्क करे और उसका जो भोजन है वो पचे। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम करें। प्रणाम भगवान। पवन सर। जी मैम, मैं भी अपना थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता हूँ। मैम जैसे हमने खाना स्टार्ट कर दिया तो हमारी जो रहेगी हमारा जो देने का सिस्टम रहेगा अपनी युक्ति के अनुसार अष्टांग हृदय में ही इन्होंने बताया है। इसमें जो हम जो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें सूख धान्यों का सबसे ज्यादा योग हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिसमें रक्तशाली है, वो महाशाली चावल है, कलमशाली चावल है। मतलब जो ये चावल है ना, ये शाली जो धान्य होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं और इन सभी के रस और विपाक में मधुर होता है और स्निग्ध भी होते हैं और ये वीर्यवर्धक भी होते हैं। इनकी एक खास बात मैम ये है, इनको खाने से ना बंधा हुआ थोड़ा सा मल आता है और वो कसाई रस वाले भी होते हैं, ठीक है ना। और ये खाने में लघु भी होते हैं, मूत्रकारक भी होते हैं और शीतवीर्य भी होते हैं। मतलब धान्य मतलब सूख धान्य में ज्यादा हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी ज्वर के बाद है सबसे बेस्ट अन्न माना जाता है हमारी पर्पज। और इसमें जो रक्तशाली है ना मैम, जो लाल वाला चावल होता है साठी वाला, वो सबसे ज्यादा बढ़िया माना गया है। इसमें ये प्यास को भी कम करता है और त्रिदोष सामक भी होता है। जी और मैम इसमें जैसे जई वगैरह नहीं होता, यवक वगैरह जई कई प्रकार के इसमें जो भी इसमें ना बहुत उत्तम माना गया क्योंकि ये मधुर भी होता है, उष्ण भी होता है, गुरु और स्निग्ध और पाक में अम्ल भी होता है और कफ कारक तथा पित्त कारक भी होते हैं। जैसे अब ये सीजन है ना मैम, इसमें ये बेस्ट है। जैसे आजकल का जो फीवर है ना, उसमें इन्हीं की ही कफ कारक और ये इसका ही वो करने के लिए दिया जाता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। जैसे दही वगैरह का आटा हो गया, जौ वगैरह का आटा हो गया, इसमें ये बेस्ट अन्न माने गए। जी वो मतलब और अगर इसी में जौ और चने का सत्तू भी इसी टाइम बोला जाता है ना, इसलिए बोला जाता है कि जौ इस टाइम खाने के लिए हेल्दी होता है। जो वसंत ऋतु का में भोजन है वो यही है कि थोड़ा लघु हो जाए, अग्नि संस्कारित हो। तो रोस्टेड जितना भी है वो इस ऋतु में अच्छा रहता है। तो जो जौ का सत्तू हो या मतलब किसी भी तरीके का हो, पुराना पुराना जो अन्न हो वो इस ऋतु में, क्योंकि कुछ थोड़ा सा रहता है। और अब आने वाला जो ग्रीष्म आ जाएगा बिल्कुल ऐसा गर्मी वाला, तो उसमें से थोड़े थोड़े चीजें ऐड करती जाएंगे। और भी बहुत सारे चावल हैं, चावल कब खाने हैं कब नहीं खाने हैं, ये सब काफी बड़ा वो चैप्टर है, अध्याय नंबर डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा एक कहीं से। कहीं से इसके बाद मैम अगर किसी को नहीं वो मिले ना, जैसे रक्तशाली नहीं मिले, वो लाल वाले ना मिले, इसमें बासमती भी अच्छा स्पेशल लिखा हुआ बासमती के बारे में भी। बासमती चावल भी आप यूज कर सकते हो, वो भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। जी। और तो हमारा हरियाणा तो बासमती के लिए फेमस है। हमारा तरावड़ी पूरे एरिया में हमारे करनाल का चावल बहुत अच्छा होता है। जी आपके जैसे प्रदेश में चावल अच्छे से होता है, वहाँ चावल साथ में भी है। इधर उत्तर भारत में है वो गेहूं साथ। इसके बाद जब हम प्रकृति अनुसार देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था आगे भी, सजन कर्म करते हैं तो जो कफज है हम लोग यूज से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि रोगी के का प्रकृति देखें, देश देखें, काल देखें, उसी हिसाब से हम लोग और डिजीज देखें, उसी के अनुसार हम लोगों को जो है वो उसकी जो डाइट है वो लेनी चाहिए। और उन्होंने अभी मैडम ने बताया कि कब जो है अगर जिनकी जठराग्नि कमजोर हो तो जिस समय उन्होंने आज भोजन किया है उसको जिससे शीघ्र अच्छे से वो पूरा टाइम मिल जाए उसको पचने में, तो नेक्स्ट डे भी हमको उसी दिन भोजन देना है, उसी समय भोजन देना है जिस दिन उसने पहले टाइम पर लिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो 331 श्लोक है अभी अन्नपान उसका चरक का,
कि अन्नपान का प्रयोग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है चर यानी कि देश, शरीर के अवयव, स्वभाव, धातुएं, क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार और मात्रा। चरः शरीरावयवा स्वभावो धातवः क्रिया लिंग प्रमाणम संस्कारो मात्रा चास्मिन परीक्षते। चर परीक्षा में उन्होंने बताया कि जो जीव हमें मतलब कैसे डिसाइड करना है किसका क्या खाना है। तो जो जीव अनूप देश या जल में उत्पन्न होते हैं या अनूप देश में या जल में जाते हैं उनका, और जो जीव भारी वस्तुओं को खाते हैं उनका जो मांस है वो गुरु है, और जो जीव हल्की वस्तुएं खाते हैं या जंगल आकाश में उत्पन्न होते हैं और निवास करते हैं उनका मांस हल्का है। तो जब हमको गुरु और लघु को डिसाइड करना है तो हम ये सब चीजें देख के मांस को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शक्ति सिर कंधे जो शरीर है यानी जांग के मांस की अपेक्षा कंधे का मांस, कंधे के मांस की अपेक्षा छाती का और उदर प्रदेश का मांस, छाती और उदर प्रदेश के मांस की अपेक्षा सिर का मांस ये हैवी होता है। मांस की अपेक्षा दोनों अंड, चर्म, मूत्रेंद्रिय, श्रोणेंद्रिय, वृक्क, यकृत, गुदा, मध्य देह के मांस और हड्डियां उत्तरोत्तर अधिक गुरु होती हैं। तो जब डिसाइड करना है कि हमको कहाँ का क्या देना है, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट बतानी है तो कहाँ का मांस बोलते हैं। मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो जानते हैं कि भोजन में कब कलेजी देनी है और कब जो है अगर नहीं देना तो मांस मांस रसी बना के देना है, फिर किन जीवों का मांस रस बना के देना है। तो इतना उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा है कि हम कैसे डिसाइड करें। नॉर्मल व्यक्ति हम नहीं जानते तो हम कैसे डिसाइड करें कि किसका मांस साथ में होगा किसका नहीं। उसके बाद स्वभावता परीक्षा, स्वभाव से ही मूंग, लवा, पक्षी और गौरैया का मांस हल्का होता है और स्वभाव से ही उड़द, सुअर का मांस और भैंस का मांस गुरु होता है। उन्होंने ये बताया कि स्वभाव से उन्होंने ले लिया, और उसके बाद फिर आगे चल के शायद होगा कि हमको किस तरीके से उसको बनाना है। जैसे हमने बहुत मूंग को एकदम गाढ़ा बनाया या मूंग को यूज के फॉर्म में दिया, उसका भी अलग अलग इफेक्ट होता है। उसके बाद धातु के अनुसार परीक्षा, जो रक्त आदि धातुओं में उत्तरोत्तर धातुएं भारी होती हैं, अर्थात रस से रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये भारी होता चला जाता है। तो ये भी हमको एक डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद क्रिया के अनुसार, यानी आलसी काम करने वाली की अपेक्षा अधिक कार्य करने वाले जीव का मांस हल्का होता है। तो वो भी डायटिक्स में हमको डिसाइड करते समय किसका हमको लेना चाहिए, कि मतलब जो जल्दी जल्दी जा रही है जैसे बकरी है ले लिया, या फिर भैंस हर समय बैठी रहती है। तो मतलब हम लोग दुग्ध का भी देख लेते हैं तो चर चर के जो है वो उधर से उधर दौड़ के गोट जो है वो क्या क्या खा रही है क्या नहीं ले रही है, तिक्त रसों का सेवन कर रही है, और भैंस एक जगह बैठी रहती है, उसका दूध हो या उसका मांस हो वो भी जो है वो क्रिया के अनुसार हम लोगों को देख लेना चाहिए। उसके बाद लिंग के अनुसार परीक्षा उन्होंने बताई है कि एक ही जाति के लिंग जाति के जीवधारियों में पुरुष का मांस गुरु और स्त्री का जो मांस है वो हल्का होता है। तो बकरी का मांस है या बकरे का मांस है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसके बाद उन्होंने प्रमाण बताया कि एक ही जाति में जिनका शरीर बड़ा और मोटा है उनका मांस गुरु, और उनका जिनका शरीर छोटा है उनका मांस लघु होता है। यद्यपि समानतः सभी वर्ग के प्राणियों में पुरुष का मांस गुरु और स्त्री का लघु बताया, पर सुश्रुत जी ने चौपाइयों में बताया है कि जो स्त्री का मांस है वो लघु और पक्षियों में पुरुष का मांस जो है वो लघु माना गया है, अगर वो सुश्रुत जी को अगर माने तो। उसके बाद उन्होंने संस्कार के विषय में भी बताया है कि संस्कार में भारी द्रव्य भी हल्के हो जाते हैं और हल्के द्रव्य भी भारी हो जाते हैं। जैसे अभी मैं यूज का बता रही थी कि मूंग की दाल को अगर हम लोग ऐसे ही खा लें गाढ़ा गाढ़ा बना के तो वो भारी हो जाएगी, और अगर हम उसको यूज के फॉर्म में लेते हैं तो वो हल्की हो जाती है। जैसे ब्रीही धान है स्वभाव से भारी होता है, पर उसी से बना हुआ धान का लावा यानी अग्नि से संस्कारित हो गया तो वो हल्का हो जाता है, और यदि हल्के सत्तू का पिंड बनाकर खाया जाए तो भारी होता है। तो जैसे हम लोग को तर्पण करना है तो पानी में घोल के उसको बताते हैं जिससे कि अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए, और अगर उसी सत्तू को घोल के उसका छोटा सा पिंड बना देते हैं तो वो भारी होता है। तो अगर हम लोग अग्नि देखें और व्यक्ति को देखें उसको कौन सी डिजीज है, किसके बाद हमको क्या देना है, क्या काल है, क्या ऋतु है, तो उसी के अनुसार हम लोगों को संस्कार करके उसको देना है। उसके बाद फिर मात्रा के अनुसार परीक्षा है कि गुरु आहार द्रव्यों को
अल्प मात्रा में लेने से लघुता और स्वभावतः लघु द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करने से गुरुता होती है। तो जो गुरु आहार है अगर आपको लेना भी है तो थोड़ी सी मात्रा में दे दें। और जो लघु द्रव्य जैसे हम लोग मंड वगैरह देते हैं तो हम लोग दे सकते हैं, मतलब ज्यादा उसकी स्टेटी तक दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें जो भाग है पचने वाला वो कम है और उसमें जल है तो वो जल्दी से पच जाएगा। तो इसलिए स्वभावतः लघु द्रव्यों को अधिक मात्रा, लेकिन अगर हमने माना कि जैसे किसी को पेया बताया या मंड बताया वो भी मात्रा से अधिक किसी ने अगर ले लिया तो भी वो भारी हो जाएगा। उनका ये कहने का मतलब है कि अगर गुरु द्रव्य हैं थोड़ी मात्रा में लिए तो वो पच जाएंगे, पर अगर हमने लघु और हल्के द्रव्य उनको भी हमने बहुत अधिक मात्रा में ले लिया तो वो पचने में भारी हो सकते हैं। इस प्रकार द्रव्यों की गुरुता और लघुता का विचार मात्रा के अनुसार करना चाहिए। इसलिए भोजन करते समय जो द्रव्य स्वभावतः या संस्कारित गुरु हो उनका सेवन थोड़ी मात्रा में करना चाहिए, और जो द्रव्य स्वभावतः संस्कार से लघु हो उनका सेवन पूर्ण तृप्ति से कर सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब मात्रावत देख के, ये बहुत सारा ये नहीं कि अगर दाल है पतली हम पी रहे हैं तो ओवरडोसेज उसकी कर लें। सभी आहार द्रव्य चाहे वे गुरु हो या लघु हो मात्रा की अपेक्षा करते हैं, यानी कि हमको मात्रा बिल्कुल देखने की, उसकी मात्रा इतनी हो कि वो हमको ठीक से पच जाए और हम अपनी अग्नि को उस समय देख लें कि हमारी जठराग्नि कैसी है, कि वो उसको किस प्रकार से पचा सकती है। उसके बाद उन्होंने बोला बल, आरोग्य, आयु, प्राण अग्नि के ये सब आश्रित हैं और अन्न पान रूपी लकड़ी से जठराग्नि जलती रहती है तथा अन्न और पान रूपी लकड़ी के न मिलने से जठराग्नि शांत होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमको देना ही नहीं है, या लघु लंगन भी बहुत लंबा करा दिया तो हमको थोड़ा थोड़ी मात्रा में जब हम अन्न को देते हैं तो जठराग्नि जलती रहती है। प्राय जो मनुष्य दुर्बल होते हैं वे शरीर का कार्य कम करते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, कोमल प्रकृति के हैं, सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ही मनुष्यों के लिए आहार की गुरुता और लघुता का विचार किया जाता है। बल्कि जिन लोगों की जठराग्नि प्रदीप्त है, जो खूब काम करते हैं और जो कठिन आहार द्रव्यों का सदा भक्षण करते हैं, शरीर कार्यों को करने में जो रत हैं, बड़े उदर वाले हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए गुरु लघु का विचार करना आवश्यक नहीं है। हम लोग देखते भी हैं कि कभी कभी जो मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं तो वो काफी रुक्ष अन्न भी सेवन कर रहे होते हैं और काफी भारी भारी चीजें या मोटे मोटे अचार वगैरह सब लेकर आते हैं, और कभी कभी बहुत सारे मट्ठा अगर उनको खिला दो तो मट्ठा ही ले लेते हैं खूब सारा, मतलब जो भी खाते हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र पच जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मनुष्यों के लिए उचित है कि मात्रा और काल का विचार करते हुए सावधानी पूर्वक प्रतिदिन हितकारी अन्न पान रूपी संविधान लकड़ी से अंतराग्नि जठराग्नि में होम करें। तो ये जो हम लोग तो पढ़ रहे थे ज्वर का अध्याय, तो इन सब चीजों का जो यूज है वो ज्वर में जब हम पेशेंट को दे रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी हम भोजन व्यवस्था को करें तो अच्छा रहेगा। जी मैडम। थैंक यू मैम, काफी डिटेल में आपने बताया। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। अब डॉक्टर पवन आप पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट श्लोक? मैम मैं पढ़ूं? पवन जी है क्या? हाँ पढ़िए ना मैम। पढ़ती हूँ मैम। ये वाला है ना, ज्वर में घृतपान काल। जी जी। हाँ। कषाय पान पथ्या अन्नैर्दशाः इति लंघिते सर्पीर दद्यात् कफे मंदे वात पित्तोत्तरे ज्वरे पक्वेषु दोषेषु अमृतं तद्विषोपमं मन्यथा दशाहे स्यादतिते अपि ज्वरो उपद्रवतीकृत रंघनादिक्रमं तत्र कुर्याद कफ संघयात। ज्वर में घृतपान काल। ऊपर कहे गए कषाय, नागर मोटा, पित्त पापड़ा आदि का पान करके तथा पेयायुष आदि पथ्य सेवन द्वारा 10 दिन बिता देने के बाद जब कफ दोष मंद क्षीण हो चुका हो, ज्वर में वात तथा पित्त दोष प्रदान हो तथापि उनका परिपाक हो चुका हो तो रोगी को घृतपान कराना चाहिए। इस स्थिति में यह घृत अमृत के समान हितकारक होता है, इसके विपरीत स्थिति में हानिकारक होता है। 10 दिन बीत जाने पर भी घृत सेवन करने से ज्वर में के उपद्रव की वृद्धि हो सकती है, अतः फिर से कफ के क्षीण हो जाने तक लंघन आदि क्रम चलाते रहना चाहिए। ज्वर में
जो घृतपान कराया जाता है उसे पहले पिपली आदि द्रव डालकर पका लिया जाता है। इसी घी का उक्त अवसर पर मात्रानुसार सेवन कराया जाता है। मैम मतलब ये तो बोलते ना आम अवस्था में बोलते ना हम लोग घृतपान स्नेहन नहीं करना चाहिए, दीपन पाचन अच्छे से लंघन करके फिर घृतपान करना चाहिए, ऐसे बताया है इन्होंने। तो अगर नहीं हुआ है तो उस घृत में भी थोड़ा संस्कारित घृत डाले, संस्कार पिपली वगैरह डालकर उसको पान करना चाहिए ताकि वो दीपन पाचन भी कर ले उसके साथ, प्लेन घृत पान, औषधि युक्त घृत। ऐसे ही है ना मैम? जी जी बिल्कुल मैम। जी मैडम, बिल्कुल यही है कि उन्होंने वही बता दिया जो आप अभी इस समय पढ़ रही हैं, उसको हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ऊपर कहे गए जो कषाय उन्होंने बताए हैं, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, इन आदि का पान करके तथा पेयायूष आदि का पथ्य सेवन द्वारा 10 दिन, कम से कम 10 डेज तक यह देख लें। अगर 3 दिन में ही उन्होंने बोला था कि अगर 3 दिन में ही वो पाचन हो जाता है तो भी हम लोग करा सकते हैं। तो मतलब ये देख लें, उन्होंने मैक्सिमम बता दिया कि कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि पथ्य सेवन द्वारा 10 दिन लंघन बिता देने के बाद जब कफ दोष हमको गुरुता बॉडी की खत्म हो गई, कफ दोष हमारा क्षीण हो गया हो और ज्वर में वात तथा पित्त दोष प्रधान हो तथापि उनका परिपाक हो चुका हो, अगर वातज है या पित्तज है लेकिन उनका परिपाक हो चुका है तो रोगी को घृतपान करा देना चाहिए। और जब हम ऐसा सब कुछ देखकर घृतपान कराते हैं तब वो जो घृत है, घृतपान है, वो अमृत के समान हितकारक होता है। और अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते और उसको घृतपान करा देते हैं तो वह हानिकारक होता है। 10 दिन बीत जाने पर भी घृत सेवन करने से ज्वर के उपद्रव में वृद्धि हो सकती है। यानी अच्छे से देख लें कि हमने अच्छे से बिल्कुल लंघन कर लिया, अब एकदम ठीक हो चुका है, उसके बाद ही घृत का पान कराना चाहिए, वो भी कराएं। तो जैसा मैडम कह रही थी ना कि अभी उन्होंने रिवाइज किया इस बात को कि पिपली आदि द्रव इसलिए डाल दें जिससे कि वो सुपाच्य हो जाए, वो ठीक से हाँ वो पच जाए। तो तब धीरे धीरे थोड़ा उसको घृत का जो है वो पान कराना चाहिए जी। और किसी को कुछ और डिटेल बताना तो बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं मैम। कुछ एक्सपीरियंसेस भी आकांक्षा मैम तो वो बताएं प्लीज। मैम 2 मिनट दीजिए मुझको, मैं ज्वाइन करती हूँ। हाँ, हेडफोन मेरा वो डिस्चार्ज हो गया। ओके ओके, जब तक नेक्स्ट श्लोक पढ़े। जी मैम, कोई भी पढ़ सकता है जो भी पढ़ना चाहे। मैं पढ़ूं मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़िए। देह धातु अल्पवाच्य जीर्ण वर्तते। ये कह रहे हैं जीर्ण जबर की जो स्थिति होती है जिसमें देह धातु रस रक्त आदि से तथा वात पित्त के दुर्बल होने के कारण जीर्ण जबर बहुत दिनों तक साथ नहीं छोड़ता। और उसमें घी का क्या महत्व है उसके बारे में आज नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने बताया है। रुक्षम ही तेजो जवर कृतेजसा रुक्षी तस्य च वमन स्वेद काला अम्बु कसाय लघु भोजनई ये स्यादितो बलो अति सहचारी सदागति तस्य संस्मनम तस्य वाम्बु वेशमन। जीर्ण जवर में घृत का कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जबर कारक तेजस रुक्ष होता है, मतलब जो अग्नि रूप होता है वो रुक्ष होता है। उस तेजस से शरीर में रुक्षता होने पर उस जबर की शांति के लिए कराए गए वमन स्वेदन कालियापान उष्ण जल का सेवन कसायपान तथा लघु भोजन आदि से जो वात दोष अधिक प्रमाण हो जाता है वह वायु उस तेजस को और भी अधिक बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में घृत वात दोष तथा तेजस इन दोनों की उसी प्रकार शांति करता है जिस प्रकार जले हुए घर की शांति जल डालने से होती है। मतलब जो जीर्ण जवर होता है ना उसमें घी का बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व बताया है।
चरक जी भी बोलते हैं कि कफ के जब मंद हो जाए, वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पक जाने पर, वही उन्होंने बताया कि 10 दिन के बीत जाने पर औषध से सिद्ध किए हुए घृत का, औषध से सिद्ध किए हुए घृत पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने कि औषध से सिद्ध किया हुआ ही घृत का पान कराना चाहिए। तब ये ठीक से सब ये विचार कर लिया तो ही ये जो है अमृत के समान होता है और लाभकारी रहता है। जो तरुण ज्वर होता है वो उसमें दोष रहते हैं और आमाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर में कफ की प्रधानता रहती है। लंघन आदि की क्रिया से कफ क्षीण हो जाता है और ज्वर के संताप से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। फलस्वरूप धातुओं का शोषण होने लग जाता है। ऐसी दशा में वात पित्त बढ़ जाते हैं, इसलिए घृत का पान कराया जाता है जिससे धातु की पूर्ति हो, रुक्षता नष्ट हो जाए और वात पित्त दोनों का शमन हो जाए। इसका ये ज्वर में जो घृतपान का जो यूज है वो ये है। और एक अपवाद उन्होंने लिया है कि 10 दिन बीत जाने पर भी ज्वर में कफ की प्रधानता हो तो लंघन के लक्षण उपस्थित ना हो तो ऐसी अवस्था में, यानी 10 डेज हो गए हैं पूरे उन्होंने जो अवधि बताई है, लेकिन अगर कफ की जो वो दिख रही है प्रधानता, बॉडी में हैवीनेस है और पेशेंट को लग नहीं रहा कि अभी कफ जो है वो, या वैद्य अपने पूछ ले, पेशेंट से पूछे तो कि अभी भारीपन है क्या, कैसा है, उसको पूरा अच्छे से देख ले तो भी जो है वो 10 दिन बीत जाने पर भी उसको घृतपान नहीं कराना चाहिए और ऐसी अवस्था में उसको कषाय पिलाकर ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि ये कि अगर सामदोष प्रबल है तो 10 दिन तक लंघन आदि क्रिया करने पर भी सम्यक लंघन के लक्षण अगर उत्पन्न नहीं होते तो घृत का पान नहीं कराना चाहिए। क्योंकि हम लोग सभी देखते हैं कि घी का जो पान अगर हमने करा दिया तो बहुत ज्यादा सामता के लक्षण आ जाते हैं। हम लोग यूजुअली जब वैसे भी प्रिपेयर करते हैं तो ज्वर की बात है तो भी देख लेते हैं कि घी को पिलाने के पहले अच्छे से बिल्कुल उसमें लघुता के पूरे वो आ गए हों तभी हम लोग घी का पान कराते हैं। जी पहले वाले श्लोक में भी हमें यही बताया ना, जैसे हम फीवर होता है तो उससे हमारी अग्नि बढ़ती है और अग्नि बढ़ने से उसमें जैसे हम अग्नि को शांत करने के लिए उसमें वमन भी कराते हैं, स्वेदन भी कराते हैं, उस कषाय पान वगैरह, तो उसमें वात दोष भी और ज्यादा बढ़ जाता है और वात वायु उस जो पहले अग्नि होती है ना उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। उस अग्नि को शांत करने के लिए घी का तो यहाँ पे जरूर यूज होना चाहिए। जैसे पेशेंट बोलता है ना मेरे को बहुत ज्यादा घाव हो रहा है, उल्टी आने को हो रहा है और ये ऐसे ऐसे लक्षण, मतलब ज्यादा दिक्कत में कर बोलता है, घबराहट हो रही है, बेचैनी, ये सब में जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है ना, और पित्त के ही ये लक्षण होते हैं और ये ज्वर के बाद बहुत सारे लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसा ही है कि शाम का लक्षण मिले तब तक तो घी देना ही नहीं है। जब पेशेंट में भूख लगती है और ड्राइनेस ज्यादा है, वात की वृद्धि हमको दिखती है, तब भी घी देना चाहिए, नहीं तो घी पचेगा नहीं। कफ का आवरण आ जाएगा ना तो घी कैसे पचेगा। जी मतलब जो एकदम ज्वर हो गया तो उसको मानते हैं कि उसमें दोष है, साम दोष है, वो सामता में है तो उस समय में नहीं देना है इसको। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि ज्वर की तरुण अवस्था में हम लोगों को नहीं देना चाहिए। 10 डेज में बहुत अच्छे से बिल्कुल लंघन कराने के बाद फिर भी उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, पेशेंट को लघुता आ गई है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करके तब भी संस्कारित घृत थोड़ी मात्रा में दे। जी और संस्कारिक घृत ही देना चाहिए, वही सिंपल घी देते हैं ना तो उसमें दोष युक्त घी तो होता ही है, वो पचने में भारी होता है। जी जी अब हम लोग कौन से श्लोक पे पहुंच गए? 86। जी मैम, ये अभी 85 को पढ़ लेते हैं दोबारा जरा एक बार। जी मैम, घृत का महत्व पढ़िए मैम। मैं पढ़ूंगा। जी 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 मैम, अभी पढ़ा वैसे इन्होंने, पवन सर ने, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। रुक्षम ही तेजो ज्वर कृत तेजसा रुक्षितस्य च वमन स्वेद कालाम्बु कषाय लघु भोजने यह स्याद अति बलो धातु सहचारी सदा गति तस्य संशमनम
सर्पी दीप्तस्य वाम्भु वेश्मनः। जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व बताते हुए बोला है, ज्वर कारक तेजस अग्नि रूप पित्त रुक्ष होता है, मतलब जो ज्वर में जो गर्मी होती है शरीर में वो रुक्ष होती है। उस तेजस से शरीर में रुक्षता होने पर उस ज्वर की शांति के लिए कराए गए वमन, स्वेदन, काल यापन, ज्वर मुक्ति तक का समय बिताना, उष्ण जल का सेवन, कषायपान, काढ़ा पिलाना तथा लघु भोजन, उपवास आदि से जो वात दोष आदि बलवान हो जाता है। क्योंकि एक तो ज्वर का तेज है, उससे रुक्षता आई, और उसके बाद ये जो सब हमने उसके लिए क्रम से जो भी ट्रीटमेंट दिया, उससे भी वातादि दोष बलवान हो जाता है। वह वायु उस तेजस को और भी बढ़ा देता है। इस स्थिति में घृत वात दोष तथा तेजस इन दोनों की उस प्रकार शांति करता है जिस प्रकार जले हुए घर की शांति जल डालने से होती है। तो उस समय पे ऐसा बताया गया है कि उस समय पे घृत पान करने से वायु भी शांत होती है और जो पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में वो भी शांत होता है, तो रुक्षता भी कम होती है शरीर में और वात दोष की शांति होती है। इसलिए घृत पान का महत्व बताया गया है। और ऊपर बताया कि संस्कारित करके कराएं पिप्पली आदि से। तो जैसा अभी उषा मैम ने भी बोला कि एक तो सामता का विचार करके और फिर उसके बाद पिप्पली आदि घृत, इस तरह से कुछ भी इस तरह का जो योग है संस्कारित घृत, वो उसका पान करवाना चाहिए। दाढ़ी मादी घृत, पिप्पली आदि घृत, इस तरह के योग उसमें प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जी मैम। आकांक्षा मैम, आप जुड़ चुकी हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस या कुछ जो जमदग्नि सर ने बताया वो यहाँ पर हम लोग के साथ शेयर करेंगी तो अच्छा रहेगा। मैम इसमें अभी हम लोग ने बड़े अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े हैं, तो इसमें जो पहला अभी हम लोग ने श्लोक पढ़ा था, मैं थोड़ा सा मतलब ज्वाइन कर ली थी, नहीं बोल पाई। इसमें जो अभी हम लोग ने अनुपान का पढ़ा था, तो अनुपान का बड़ा अच्छा मतलब हम लोग ने इससे पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा है। तो अनुपान के बारे में, जैसे अभी तो हम वैसे ज्वर के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें हमारे पास आई हुई थी जो फिर से मैं चाहूंगी कि हम लोग रिपीट करें कि अनुपान का हम लोग किस तरीके से हम लोग मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया था उस वहाँ पे कि जब भी जैसे जो ठंडे पानी का अनुपान है और कंजी का अनुपान है या उष्ण जल का अनुपान है, तो ये अलग अलग स्थितियों में हमको कहाँ पर हमको देना है और कहाँ पर नहीं देना है। जैसे इन्होंने अभी अन्न का भी बताया था कि अन्न का सेवन कब कराना चाहिए, किस अवस्था में कराना चाहिए, पहले का परिपाक हो गया है तो मतलब अग्नि किसकी कैसी है, तो उसी हिसाब से अनुपान भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो स्नेहपान जैसे ठंडे पानी का बताया गया है, शीत जल, तो जो यव के पदार्थ हैं, गोधूम के पदार्थ हैं, दही है या मद्य है, विष है, तो इसका जो अनुपान है वो उसको ये अगर हम पोषण जल से अगर हम लेते हैं, क्योंकि ये पदार्थ गुरु होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका जो अनुपान है वो पोषण जल ले सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कोई कृश व्यक्ति है और अगर उसकी पुष्टि करना है और उसको उस तरीके का व्याधि हुआ है, तो वहां पर हम मांस रस का भी अनुपान पेशेंट में दे सकते हैं। मतलब उस तरीके से अगर जैसे व्याधि है तो हम वहां पे मांस रस के रूप में कोई किसी भी चीज का अनुपान ले सकते हैं। और फिर जैसे अगर लेखन करना है, स्थूल रोगी हैं, ये तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, स्थूल रोगी, तो वहां पे हम उष्ण जल या औषधियों के साथ हम मध का अनुपान उपयोग में ले सकते हैं, ताकि वहां पे लेखन स्वेदन होके अग्नि दीपन का भी कार्य करे। जो वहां पे मेदो धातु विकृत हो जाती है, तो यहाँ पे मध और उष्ण जल उस तरीके से वहां पे काम करेगा। अगर शोष व्याधि है तो जहाँ पे कहीं पे भी हमको जैसे शोष व्याधि के भी बहुत अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो वहां पर हम मतलब मांस रस का उपयोग करेंगे, तो वहां पे उसकी पुष्टि का काम वो कर सकता है। और उसके बाद अगर और भी जैसे कि अगर हमको लगता है कि बहुत ज्यादा जैसे कोई लेक्चरर है या ज्यादा बोलने वाले हैं या जिनकी वॉकिंग बहुत ज्यादा है, जो जैसे कोई अगर साधु वाधु आते हैं जो लंघन कम आहार लेते हैं, तो वहां पर भी हम इस तरीके से मतलब माश वगैरह का उपयोग कर सकते हैं अनुपान के रूप में। और अगर हमको लग रहा है कि क्षीणता है, अगर कोई वृद्ध है और अगर वो भी वहां पे अगर हम लेते हैं, तो उस तरीके से हम अनुपान उसमें चेंज कर सकते हैं।
एक्चुअली मतलब इस अनुपान से उस तरीके से हम तर्पण दे सकते हैं, उसको तृप्ति कर सकते हैं, और एक अलग तरीके से एरिया मतलब गामित्व उसका बढ़ाकर हम उस रोग पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अनुपान बस चेंज करके, ताकि जो भी हमारे डिसीज का जो भी है वो हर एक पार्ट्स तक मतलब सूक्ष्म स्रोतोगामी होकर उस चीजों को जल्दी इफेक्ट करे, क्योंकि जिस तरीके का हम अनुपान लेंगे व्याधि में उस तरीके से वो उतनी जल्दी असर लेंगे, क्योंकि यूजुअली कभी कभी हम लोग अनुपान किया ना देखते हुए हम लोग गर्म पानी ऐसे करके लिख देते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो और अनुपान को हम सोच समझ के लिखते हैं तो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजों पे हम वो कर सकते हैं। अब अगर प्रमेह का पेशेंट है और जिसमें बहुत क्लेद है, तो यहाँ पे हम पानी जैसे है, पानी का अनुपान हम व्यर्थ करके दूसरे अनुपान पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जैसे पीनस है, ऑलरेडी वहां पे शरीर में क्लेद उत्पन्न है, तो वहां पे ऐसा श्लोक में भी आया है वैसे 8 नंबर श्लोक पे, तो चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अनुपान को हमको अपने ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। और एक रेफरेंस और है मैम, मैं देख मिलेगा तो मैं देख के अभी 2 मिनट में बताती हूँ आपको और थोड़ा बहुत अच्छा है बताया मैम, उन्होंने जो अनुपान का बताया उसको आपने अलग अलग थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो जो भी चीज हम दे रहे हैं वो सूक्ष्मता से पहुंच जाए, साथ में पच जाए, और जो रोगी का रोग है उसका बलाबल सब देखते अनुपान डिसाइड करेंगे तो मेडिसिन भी ठीक से पहुंचेगी, और वो औषध द्रव और जो भोज्य पदार्थ जो भी हम दे रहे हैं वो भी पचेगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। जो आप हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आकांक्षा मैम। जी मैम। मैम ये पूछना था मुझे कि जब बेड रिटर्न रहते हैं बहुत से एज रहता है और उनको मल्टीपल सिस्टम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहते, डायबिटिक रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, ऐसे पेशेंट में हम तो अनुपान कैसे, उसमें क्लेद भी रहता है और ज्वर आता है पेशेंट को, ऐसे मैम सतत ज्वर जैसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद, मानो एट नाइट फीवर, और उनको भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उस टाइम पे हम अनुपान का कैसा विचार करें, क्योंकि पेशेंट को हम मानव मुग्ध यूज दे रहे हैं तो वो हर दिन नहीं ले सकता पेशेंट को, तो उस टाइम पे मनुक्का का पानी, खजूर का पानी हम दे सकते हैं, लेकिन वो हर दिन नहीं रहता, तो उसमें अनुपान या कृत यूज ऐसे कैसे देना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल। मैम मुझे लगता है कि इसमें ना कि व्याधि कौन सी पेशेंट को है ना, मतलब कौन सा वहां पे मेन ट्रीटमेंट किस चीज की चल रही है। अगर मान लीजिए बेड रिटन पेशेंट है तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ज्वर तो मतलब किसी भी व्याधि में सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं तो ज्वर के जो भी अनुपान आए हैं या क्वाथ आए हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे अनुपान यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे जो रसों, हाँ बोलिए मैम। तो उसमें प्रकृति का और दोषों का विचार करके ही हम उधर जो योजना करेंगे वो वैसे हाँ मैम, रहेगी क्या? अब अगर बेड रिडन है, मान लीजिए हमको हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता है और हम लोग दे रहे हैं, तो वहां पे दोषों का विचार करके उस समय प्रकृति उस पेशेंट की कैसे है, मान लीजिए हमने मतलब ऐसे काढ़ा या ऐसे कुछ अनुपान के साथ दे दिया और बेड रिडन पेशेंट है और उसको मोशंस बार बार हो या ऐसे हैं, तो इसका थोड़ा सा विचार देना पड़ेगा हमको कि उस पेशेंट में हम क्या विचार करें उस स्थिति में। तो इसके लिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि व्याधि एग्जैक्टली उस पेशेंट की क्या होगी, उस अकॉर्डिंगली हम लोग अनुपान उसमें यूज कर सकते हैं मैम। ठीक है मैम, ओके मैम, ठीक। मैम ने जैसे बताया ना कमल मैम, हाँ जैसे आप भी लगा लो, जैसे आप क्रोनिक रीनल फेलियर वाला ही लगा लो पेशेंट, क्या मिला मतलब रीनल फेलियर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो सर ड्राइव कर रहे हो क्या आप पवन जी? इसमें ना बहुत सारे फैक्टर, अब आ रही है मेरी आवाज? अब ठीक हुई है, अब आ रही है। हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर करते हैं ना मैम। सबसे पहले तो आप ये देखो हाँ। पेशेंट का जो व्याधि कौन सी है, उसमें व्याधि में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। मान लो आप रीनल फेलियर लो, उसमें कौन कौन से दोष ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसी का विचार करके ही हमने
बहुत सारे हमारी पेय है वो हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें टॉनिक जूस हम जैसे हमारे यहाँ पे उसका किस्मी का जूस, संतरा वगैरह का जूस, तो उसमें हम नहीं दे हाँ सकते। उसमें हमने इस बात का पूरा विचार करके देना चाहिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, उसमें आइस वाला ये कम मात्रा में देना चाहिए, उसमें उष्ण जल वगैरह या और सादित द्रव्यों से ज्यादा वो यूज करना चाहिए। ठीक है ना। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उसमें शीतलता की तरफ हमें ज्यादा। अब ये तो अपने मतलब युक्ति के अनुसार ही क्या कौन सा दोष है, कौन सी व्याधि है, पेशेंट की प्रकृति क्या है और कौन सा दोष अभी इसमें प्रोमिनेंट चल, उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। वह हमारे शास्त्रकारों ने तो पास हजारों सिलेक्ट तो हम करना है ना, उसमें कुछ देना है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और मैम आप थोड़ा सा इसमें मातृश्रुति अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हाँ आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। उसमें एक श्लोक आया है, विपरीतम यदन्नस्य गुणैः स्याद् विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रशम्यते। तो उसमें अनुपान में बताया गया है कि विपरीत और विरोधी का वहां पे अंतर बताया गया कि शीतल आहारों, जो शीतल आहारों के साथ है वहां पे उष्ण, और जो उष्ण आहारों के साथ है वहां शीत अनुपान उत्तम होता है। जैसे रुक्ष आहारों के साथ स्निग्ध और स्निग्ध आहारों के साथ उष्ण पेय उत्तम अनुपान में हितकर होता है। तो उसमें कॉम्बिनेशन उस तरीके से लगा के, और उसमें कहीं वहां पे ये भी एक आया है कि शरीर में जहाँ पे जैसे गलन है, सड़न है, क्लिन्नता है, प्रमेह है या गल रोग है, व्रण अगर हुआ है, तो वहां पे ऐसे इस तरीके के अनुपान जो बताए गए हैं उसमें बड़ा सोच विचार के आपको अनुपान वहां पे तय करना है, और वहां पे बहुत ज्यादा ये पेय पदार्थ का अनुपान बहुत ज्यादा ना रहे। तो ऐसे करके उसमें इंडिकेशन आए हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमको अपना विचार और उस रोग का जैसे पर्टिकुलर जो व्याधि है हमको कहीं ना कहीं उस चैप्टर में ले जाके उसके बाद हम अगर अनुपान वहां पे डिसाइड करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि कभी कभार पेशेंट को जब हम देते हैं कि ज्वर के लिए, तो मैम उनको कैसे रहता है कि पित्त प्रकृति का हो और तिक्त रसात्मक हम उसका औषधि का प्रयोजन करें, तो उस टाइम पे उसके मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं ज्वर की वजह से। इसलिए ये बताया होगा कि वाइस वर्षा की हम जैसे दे तो उसका विरुद्ध का अनुपान, या उष्ण औषधियों का तो शीतल का अनुपान, ऐसे ही ना मैम? ऐसे ही इसमें यही सोचा होगा मैम, बिल्कुल। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। 86 नंबर का श्लोक, अभी 86, 87 और 88 तीनों छोटे छोटे श्लोक हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके बाद थोड़ा डिस्कशन करके फिर हम लोग एंड करेंगे। जी जी मैम पढ़िए मैम, मैं फिर नेक्स्ट लगा देती हूँ पेज। वात पित्त जिता मृग्यम संस्कारम चानुरुच्यते सुतराम ताद्यत्यो ददात अथवा स्व औषधसा साधितम। औषध सिद्ध घृत का प्रयोग। वात तथा पित्त दोष पर विजय पाने वालों में औषध सिद्ध घृत अपने संस्कार के अनुरूप कार्य करने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। अतएव रोग के अनुसार औषध डालकर पकाया घी का ही निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अभी पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी घृतपान कराएंगे भी तो वो थोड़ा सा उसको हम लोग ऐसी औषध द्रव्यों से सिद्ध कर दें कि जो उसका वो अच्छे से सूक्ष्मगामी होकर उसका गामित्व बढ़े और वो अच्छे से कार्य करे। तो रोग के अनुसार हम औषध उसकी डिसाइड करेंगे, उसमें उसको पकाएंगे और उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। जी मोनिका मैम पढ़िए आगे। जी मैम, उन्होंने इसमें ये भी बताया कि वो वात और पित्त दोनों दोष पे विजय पाने वालों में घी श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका संस्कार करके अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। जी जो हम लोगों ने अभी इसके पहले श्लोकों में पढ़ा ना कि यही दोनों दोषों पे मतलब एक हाँ चांस टाइम बढ़ा होती है। होता हाँ है। उसकी रुक्षता जी भी और पित्त भी का शमन दोनों ही ये घृत कर देता है। तो हम लोग उसके बाद जो रोग है उसके अनुसार उस औषध को डिसाइड करें और उसके बाद उससे सिद्ध करके और उस घृत को पान कराएं। जी जी मैम, कोई आगे और पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं।
मैम पढ़ूं मैं? पढ़िए मैम, पढ़िए बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है। विपरीतं ज्वरोष्मानं जयेत पित्तं च शैत्यतः स्नेहा अद्वातं घृतं तुल्यं योग संस्कारात् कफम। घृत का त्रिदोष शामकत्व गुण। घृत अपनी शीतता के विपरीत गुण धर्म वाले ज्वर की गर्मी को तथा पित्त दोष का शमन करता है। स्निग्ध होने के कारण वात दोष का और कफ नाशक औषधीय द्रव्य के साथ संस्कार किए जाने से समान गुण वाले कफ दोष का भी शमन करता है। मैम इसमें तो घृत का त्रिदोष शामक गुण बताया गया है। स्निग्धता से वात दोष और शीत गुण से वो पित्त दोष का शमन करता है। और जो द्रव्य हम डालते हैं उसको सिद्ध करने के लिए वो कफ दोष का शमन करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये शमन स्नेहा यूज करते हैं मैम। 2-2 चम्मच ऐसे बोलते चालू करते दीपन पाचन द्रव्य से सिद्ध किए हुए घृत का, तो ऐसा बताया है। जी मैडम। मैम इसके घृत के जो मुख्य जो गुण भी जो बताए गए हैं उसमें षष्टम धी स्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्ध प्रजा कांति शौशर्य कुमार स्वरार्थी नाम शतशीर्ण परिसर्प शस्त्राग्नि पित्तात्मलाम वात पित्त विषोन्माद शोषा लक्ष्मी ज्वरापहम। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको इसके उत्तर मिलते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मैम ने बताया भी पढ़ा तो मुख्यतः इसको वात विकार और पित्त विकारों में तो बताई गई है। और साथ में मतलब जैसे आपने कफ पे भी विजय बोला है, लेकिन मुख्यतः इसमें वात और पित्त के लिए बताया गया। और ज्वराप हम क्योंकि कहा गया है यहाँ पे तो जीर्ण ज्वर में ही अपेक्षित है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा है क्योंकि तरुण ज्वर में आम उत्पत्ति ज्यादा होती है और तो उसमें तो किसी भी रूप में नहीं देना है। लेकिन ज्वराप हम जो भी जीर्ण ज्वर के लिए बताया गया है यहाँ पे, ये वहां पे उसका उसको मतलब हरता है यहाँ पे। और जो भी पित्त से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे भी कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो भी जैसे हम देखते हैं कि विष जो भी है तो विष विकार हैं, या हम विसर्प रोग देखते हैं या अग्निदाह है, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं अगर हम वहाँ पे अगर इवन अगर हमको एजिंग के लिए मतलब वय स्थापन के लिए भी अगर यूज करना है अनुपान के रूप में, वहां पे भी हम घृत का अनुपान के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बालक हैं, छोटे हैं, वृद्ध हैं यहाँ पे। और खासतौर से बच्चों में जैसे इसका मुख्य बुद्धि और स्मृति और मेधा, यानी यहाँ पे अगर इसका उपयोग हम देखते हैं, जैसे हम लोग स्वर्ण प्राशन भी बनाते हैं तब भी हम लोग देखते हैं कि उसमें घृत जो भी हम चेंज कर देते हैं, चाहे वो पंचगव्य हम यूज कर लें, ब्राह्मी यूज कर लें, उसके जो भी अलग अलग वैद्य लोग अपनी अपनी युक्ति से जो बनाते हैं उसका बहुत अच्छा असर हमको बुद्धि मेधा यानी उन्माद ऐसे पेशेंट हैं, या जहाँ पे जो बहुत ज्यादा बच्चे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे वहाँ पे बुद्धि और स्मरण शक्ति और इवन इम्यूनिटी के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया है स्मृति, तो एक एक सेल को अपने किस तरीके से कार्य करना है उसको एक बुद्धि प्रदान करना इस घृत का काम आता है कहीं ना कहीं पे। तो इस घृत को अनुपान के रूप में भी हम बहुत अच्छी तरह से अलग अलग व्याधि में खास तौर से वात पित्तज व्याधि में, शतशील में, ऐसे पेशेंट में और पित्तज प्रकृति में अलग अलग रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी मैम। बहुत बढ़िया बताया। हाँ ठीक है, तो अभी 7:59 हो रहा है, तो पवन सर आप करें शांति पाठ, फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन को। कल हम इन सारे श्लोकों की टीका वैजी से रिवाइज कर लेंगे। पवन सर की शायद आवाज नहीं आ रही। मोनिका मैम आप एंड कर दीजिए, नमामि शिमीशान कर दीजिए। जी मैम, जी मैम। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं
मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सुपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगभ्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम सभी को। थैंक हाँ यू जी मैम। मैम, प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबका चलिए दिन सभी का दिन शुभ हो मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम।